आज शुरू करेंगे हम निश्चित समाकलन। डेफिनेट इंटीग्रल, जिसे इंग्लिश में ये कहते हैं। इसकी बहुत डिटेल में हम बात बाद में करेंगे। अभी आप ऐसे ही समझिए कि अगर हम एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का fx का dx, और वो इंटीग्रेशन निकल के आता है gx को हम c लगाएं। कुल मिला के अगर ये ऐसा हो रहा है तो यहाँ से एक बात और पता लग रही है आपको कि अगर आप डेरिवेटिव करते हैं gx का तो क्या आ जाना चाहिए, gx प्लस c का, क्योंकि c का तो 0 होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों एक दूसरे के उल्टे। अभी जो c है ये c है कांस्टेंट। ये क्यों आया? वो इसलिए आया कि हो सकता है फंक्शन में कोई कांस्टेंट जुड़ रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम निश्चित समाकलन की बात करें तो निश्चित समाकलन में दो चीजें जुड़ जाती हैं, नहीं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट मान लीजिए a है और अपर लिमिट मान लीजिए b है, और एक फंक्शन fx का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, और सिंपल जैसा इंटीग्रेशन हम जानते हैं वैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं। वो नियम लगेंगे, वो एक आगे का मुद्दा है, अभी हम बेसिक के पास हैं। और इस fx का इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा, प्लस c लिखने की जगह इस gx पे आप लगाएंगे एक बड़ा ब्रैकेट, यानी आप सामान्य प्रक्रियाओं से जैसा हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है वैसे हम एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें प्लस c लगाने की जगह एक ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे लोअर लिमिट लगेंगे, ऊपर अपर लिमिट। हो सकता है b नीचे हो, a ऊपर, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, और उस फंक्शन का अपर लिमिट का मान माइनस और उस फंक्शन का लोअर लिमिट, यानी जो x है उसको रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से, माइनस फिर x को रिप्लेस कर देंगे लोअर लिमिट से। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। इसमें और इंडेफिनिट में नाम ही इंडेफिनिट है, तो आप अलग अलग तरीके अपनाते थे तो आंसर अलग अलग आते थे, हमने अनुभव भी किया। लेकिन डेफिनेट में जब आप x को ही किसी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो आंसर में वैल्यू आएगी, कांस्टेंट आनी चाहिए। तो निश्चित कहते ही इसलिए है कि इसके हर क्वेश्चन का आंसर फिक्स आएगा, निश्चित आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अपने कुछ गुण हैं। मन मानेगा नहीं, थोड़ा सा हमें ग्राफ से समझाना। मान लीजिए ये आपके पास है, ये आपके पास है x इक्वल टू a, कहीं से भी हो सकता है, और ये आपके पास है x इक्वल टू, यानी एक नीचे वाला मान करना क्या चाहता है, ये वक्र है। डेरिवेटिव जो होता है वो बताता है कि किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचेंगे तो वो स्पर्शरेखा x अक्ष से जो कोण बनाती है उसका अगर हम tan ले लेते हैं तो tan थीटा को हम कहते हैं dy अपॉन dx, यानी किसी बिंदु पर किसी वक्र का जो अवकलन है वो उस बिंदु पर उस वक्र के स्पर्शरेखा का टेंजेंट है। स्पर्शरेखा का जो कोण x अक्ष से बनता है उसका टेंजेंट है, यानी tan थीटा। यानी मान लीजिए अगर ये होता और मैं यहाँ पर एक बनाता तो थोड़ा सा सीधा, मान लो यहाँ एक स्पर्शरेखा खींचता तो ऐसे जाती, वो स्पर्शरेखा x अक्ष से कोई कोण बनाती, और इसका अगर मैं tan ले लेता तो वो इस बिंदु पर निकल आता dy अपॉन dx। ये क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a, और ये किसका ग्राफ है, ठीक। अब मैं चाहता क्या, मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक जो वक्र चला ये जा, और ये x अक्ष, इनके बीच का ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र का जो मान आएगा वही हुआ इंटीग्रेशन, वो मान आएगा एरिया के रूप में। भाई इस वक्र और x अक्ष के बीच में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र का जो फल है, क्षेत्रफल, वही है एक्चुअली इंटीग्रेशन a से b। ये है क्या, a से b fx dx। आप ध्यान से देखो तो dx एक छोटा सा मान है और fx फंक्शन का मान है। यहाँ पे इस पूरे का मान कितना होगा, fb। यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे पूरी लंबाई कितनी होगी, f। और अगर बीच में बहुत गहरी बात है, अगर बीच में एक साधारण x अक्ष पर लंब एक मैं स्ट्रिप ले लेता हूँ, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये जो दूरी है ये आपकी हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x होगी,
यहाँ से यहाँ तक x होती है, तो ये दूरी कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक x प्लस डी एक्स। और अगर मैं ये क्षेत्र नापना चाहता हूँ तो ये कितना होगा, ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन कब, जब मैं यहाँ पर एक लंब डाल लेता हूँ। तो अगर मैं कहूँ dx गुणा fx, तो fx तो इसका मान है क्योंकि यहाँ तक x, और इसका मान कितना होगा इस वाली लाइन का, इसका होगा f x प्लस dx। तो ये तो आयत है, ये आयत की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो एफ एक्स प्लस डी एक्स है, बात समझ आ रही है, और यहाँ तक की लंबाई जो है वो एफ एक्स है। तो मैंने कहा एफ एक्स गुणा डी एक्स अगर करा तो इसका क्षेत्रफल निकल आया, और बच गया। अब एक और डी एक्स की स्ट्रिप ले ली, डी एक्स मोटाई की, फिर इसका क्षेत्रफल निकाला, ये कितनी हो चुकी थी एफ एक्स प्लस डी एक्स गुणा डी एक्स। ऐसे करते करते अगर मैं इसे n पार्ट में डिवाइड कर लूँगा तो छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे, और उनको अगर मैं जोड़ लूँगा उन छोटे छोटे रेक्टेंगल, और जो dx मैंने स्ट्रिप ली है इसको मैं 0 मान लूँगा कि ये इतनी छोटी है, अनंत पार्ट में बन जाएगी। तो जब मैं इसे बहुत छोटा मानूंगा तो ये भी छोटा होता जाएगा, जितना छोटा इसे करूँगा तो छोटा ही हो जाएगा। और अगर मैं इसे डेल्टा dx को 0 के आसपास मानूंगा तो ये स्ट्रिप की लंबाई इतनी पतली हो जाएगी, ये वाला क्षेत्र जो है गायब। और एक तरह से लंबाई गुणा चौड़ाई करके छोटे छोटे आयत बन जाएंगे जिन्हें हम जोड़ लेंगे, ठीक। और ये आपके पास निकल आएगा क्या, पूरा इससे घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक। और जो हमारी लिमिट है वो क्या कहती है कि a से लेकर b तक x, a से लेकर b तक इस क्षेत्र वक्र के बीच का जो घना क्षेत्रफल है वो निकल कर आता है a टू बी एफ एक्स। जैसे आप बाजार जाते हो, आप गए बाजार, आपने लिए आलू, बोले क्या भाव दिए, 25 रुपये किलो, 2 किलो दे। आगे गए, बोले आलू क्या भाव दिए, 20 रुपये, बोले सस्ते हैं, 4 किलो दे। और आगे बढ़े, बाबूजी 15 रुपये दे रहे हैं, बोले 5 किलो दे दो। अब जब तुम घर पे पहुँचे, मम्मी ने पूछा हाँ भाई क्या लेके आया हो, बोले साहब आलू लेके आया हो। बोले कितने किलो लाए हो, पहले तुम किलो जोड़ने लगो। कैसे लिए तुमने, 25 रुपये के भाव में 1 किलो लिए, 20 रुपये के भाव में 2 किलो लिए, तुम्हें 15 रुपये पता लगा, तुमने 4 किलो ले लिए। आगे बड़े सड़े हुए आलू थे बिल्कुल, तुम्हें तो अकल है नहीं, बच्चों का होती है इतनी ज़्यादा। 10 रुपये के भाव में बोले साहब 20 किलो आलू दे। अब पहुँचे पूरा थैला लेके मम्मी के पास, मम्मी ने मांगा हिसाब, है ना, क्योंकि बच्चा बीच में पैसे मार के जो है कुछ ना कुछ ले लेता है चीज़ें, मम्मी जानती है। उनका भाई हिसाब तो कितने रुपये किलो लाया, तुम 25 रुपये किलो बताओगे तो वो 25 से गुणा कर देंगे, कितने 20, 4, 24 और 26 और 1 27 किलो से जब 25 से गुणा करेंगे तुम तो गए काम से। और 20 से करेंगे तब भी, 15 से करेंगी तब भी, 10 से करेंगे तुम फायदे मारे हो, तुम्हें तो 200 रुपये देने, बाकी सब अपनी जेब में आ गए, ठीक। ऐसे ही जो गति होती है, जो कोई पार्टिकल गति करता है वो 1 सेकंड के अंदर किसी स्पीड चल रहा होता है, अगले 2 सेकंड में किसी स्पीड चल रहा होता है, फिर बाइक चलाते हैं। अब उसका अध्ययन करने लगे तो रॉकेट जा रहा है आसमान के अंदर, ठीक है, कितने क्षेत्रों को हिलता हुआ जाएगा, क्या रास्ता अपनाएगा, कितनी उसकी गति रहेगी, कितना उसका एक्सीलरेशन रहेगा। तो जब हमें पॉइंट वाइज चीज़ों की, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 10 गुणा 20 प्लस 4 गुणा 15 प्लस 20 गुणा 2 प्लस 25 गुणा 1, तो सही हिसाब निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट ली 0 से 10 तक, फिर कहाँ से ली 10 से 15 तक, फिर कहाँ से ली 15 से 20 तक, फिर 20 से 25, और छोटे छोटे पार्ट में हमने उसका एरिया, एक तरह से दो चीज़ों की जब भी गुणा होती है मैथमेटिक्स में तो एरिया निकलता है। 2 राशियाँ जिनकी एक विमा है, तुम तो फिजिक्स के व्यक्ति हो, उनकी जब गुणा होती है क्षेत्रफल निकल के आता है, ठीक है। लंबाई की अगर मान लो गुणा करो लंबाई की चौड़ाई से तो क्षेत्रफल निकल के आएगा, ठीक है। हाँ जी।